हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि प्रतिदिन हम 66वीं जो संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है इसके प्रश्नों को लेकर के आएंगे और लाइव चैट के जरिए आप लोगों से हम मुखातिब होंगे और आप लोग इसका सवाल जवाब करेंगे और जो सही उत्तर देंगे उनको हम उस पर डिस्प्ले भी करेंगे, जैसा कि मैंने कल किया भी था। आज शुरू करने के पहले एक इंफॉर्मेशन देना है, क्योंकि 90 दिन में कंप्लीट करना है, पूरे कोर्सेज को करना है, तो पूरे ग्रुप को हम एक बांध कर रखना चाहते हैं ताकि सारा ग्रुप जो है एक जुटता प्रदर्शित करते हुए एक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। तो इसमें मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है पीटी के लिए। आप जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उस पर मैसेज कर दें, अपना नाम लिख दें और अपनी इच्छा जाहिर कर दें कि मैं इस पे मुझे ऐड कर लिया जाए। आपको ऐड कर लिया जाएगा। इसमें ऐड करने के बाद मैं करूँगा क्या, मैं बताऊं। मैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करूँगा और उसके सबके परफॉर्मेंस की मैं समीक्षा करूँगा। जहाँ भी आप में कमी होगी मैं उल्लिखित करूँगा पर्टिकुलर रूप से, ताकि आप जो है उस क्षेत्र में अपना काम कर पाएँ। तो एक सघन तैयारी के करने की मैं कोशिश करा रहा हूँ कि आप लोग तैयारी करें उस ढंग से। मेरा प्रयास होगा, क्योंकि अभी कोविड-19 ऐसा प्रकोप लगा है कि सारे बच्चे जो हैं पैनिक हो रहे हैं। तो आप बिना धैर्य खोए घर पर ही पढ़ें। मैं दिशा निर्देश जारी कर रहा हूँ, उसी के अनुरूप कार्य करें। पीटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम शुरू करते हैं। आज जो मैं लेके आया हूँ वो 30 महत्वपूर्ण पॉलिटी के प्रश्न लेकर के आया हूँ और मैं थोड़ा सा समय थोड़ा 5 सेकंड बढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़े प्रश्न जो हैं वो बड़े होंगे, क्लिष्ट भी होंगे थोड़े थोड़े, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो 15 से 20 सेकंड का मैं मौका दूंगा ताकि आप लोग इसका जवाब कर पाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। ये रहा पहला प्रश्न। संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधित्व में सबसे कम प्रतिनिधित्व किसकी थी? ठीक है, क जो है सिख, ख नेपाली, ग पारसी, घ ईसाई, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है ख नेपाली। नेपाली के जो प्रतिनिधि थे वो एक ही थे, वही बंगाल से निर्वाचित करने की बात की गई थी। सिखों के 5 थे, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत सिखों के 5 सीट थे, पारसी के 3 थे, ईसाई के 7 थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के 3 थे, एसटी के 5 थे, एससी के 33 थे और मुस्लिम्स के 31 थे। ये कुल मिलाकर के, हालांकि कैबिनेट मिशन ने 28 ही कहा था मुस्लिम के लिए, लेकिन इसमें 31 सीटें आरक्षित की गई थी। ये प्रावधान था संविधान सभा में। ठीक है, अब मैं आता हूं प्रश्न दूसरे पे। आंध्र प्रदेश का विभाजन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? 2010 में यह गठित हुआ था। क श्री कृष्ण समिति, ख फजल अली समिति, ग जेवीपी समिति, घ एसके धर समिति, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बीएन कृष्णा साहब, श्री कृष्ण समिति। बीएन कृष्णा जी थे, उन्हीं के श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण समिति कहते हैं। ये 2010 में ये रिपोर्ट दी गई थी। और देखिए, अगर श्री कृष्णा समिति से अगर क्वेश्चन उलट दें, श्री कृष्णा समिति दे दें और समझे कि ये क्या है,
ये भी प्रश्न हो सकता था बीपीएससी के दृष्टिकोण से कि श्री गणेशना समिति का संबंध किस से है, तो उसमें आंध्र प्रदेश का विभाजन देता और डेटा सुरक्षा कानून भी देता, तो शायद वो दोनों हो जाता, तब आप उपरोक्त में से एक से अधिक वाला चॉइस हो जाता। तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा, दोनों शिक्षक समिति 2 बार गठित हुई, एक तो आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना बनाया गया और दूसरा डेटा सुरक्षा बिल जो 2018 में प्रस्तुत किया गया था, इस समिति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न दूसरा। अब आए हम लोग तीसरे प्रश्न पर। इंटरनेट का अधिकार क वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ख जीवन का अधिकार है, ग सूचना का अधिकार है, घ शैक्षणिक एवं संस्कृति का अधिकार है, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई या अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो 19(1)(a) के अंतर्गत दी गई है, उसको भी माना गया इंटरनेट का अधिकार को, और चूंकि ये निजता का अधिकार के तहत बात है, इसलिए 21 के अंतर्गत जीने के अधिकार में भी शामिल किया गया है। यानी 21 का ए और बी दोनों सही उत्तर होगा, क और ख दोनों सही उत्तर होगा। इसलिए इसमें जो सही चॉइस है वो है अंग, यानी कि 2 चॉइस वाला अंग, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब आए हम लोग चौथे प्रश्न पर। और अधिक सूचित करें, ये किसी का अर्थ है, और अधिक सूचित करें, यह अर्थ किस रीट को प्रतीकित करता है, किस रीट की ओर इशारा करता है? क अधिकार परीक्षा क्वियो वारंटो, ख बंदी प्रत्यक्षीकरण हेवियस कॉर्पस, ग प्रतिषेध प्रोहिबिशन, घ उत्प्रेषण सर्टियोररी, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और ये इसका सही उत्तर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय से या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से ये कहता है कि आप ये जो केस है ऊपर की ओर भेज दें और हमें सूचित करें, ये और अधिक सूचित करें, तो ये उत्प्रेषण क्या है? ठीक है, घ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार और उस पर लगाई गई सीमाओं का उल्लेख करता है? ठीक है, अब ये प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। क अनुच्छेद 19(1)(f), ख अनुच्छेद 31, ग अनुच्छेद 29, घ अनुच्छेद 28, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है अंग, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें 19(1)(f) जो संपत्ति की स्वतंत्रता खरीदने का जो अधिकार है वो जो एबॉलिश कर दिया गया, यानी 19(1)(f) भी है और अनुच्छेद 31 भी है, यानी कि अंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 6ठा प्रश्न। बिहार सरकार द्वारा पशुधन विकास योजना के अंतर्गत पशुओं के नस्ल को सुधारने हेतु प्रजनन अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है। यह किस अनुच्छेद का क्रियान्वयन है? क अनुच्छेद 48, ख अनुच्छेद 48 क, ग अनुच्छेद 47, घ अनुच्छेद 46, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब।
और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में पशुओं के नस्ल के सुधार की बात की गई है, तो ये 48 में है। और 48 क में पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। 47 में पोषाहार के स्तर को ऊंचा किया जाएगा और मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, यानी शराबबंदी अगर पूछे जाते तो 47 होता। 46 में SC/ST के कल्याण की बात की गई है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो क होगा, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। जब कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? क लोकसभा, ख राज्यसभा, ग राष्ट्रपति, घ संसद, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। चूंकि मैंने पूछा कि सदन के प्रति उत्तरदायी, व्यक्तिगत रूप से पूछता तो राष्ट्रपति के प्रति होता, लेकिन जब सदन पूछा है तो यहाँ पर उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। भले ही कोई मंत्री राज्यसभा से चुन करके आए, मंत्री बने, लेकिन वो उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज ये संसद भी नहीं होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि सरकारें गिरती हैं, बनती हैं लोकसभा के स्ट्रेंथ पर। इसलिए आप इसको कहेंगे क इज द करेक्ट आंसर 7। अब आए 8वें प्रश्न पर। किसी राज्य की राजभाषा घोषित किए जाने का अधिकार किसे है? क संसद, ख राज्य का विधानमंडल, ग राज्यसभा, सिर्फ राज्यसभा, घ राजभाषा आयोग, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है, ये चर्चा में है अभी, राज्य का विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 345 के तहत राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार प्राप्त है किसी राज्य की राजभाषा घोषित किए जाने का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी आएगा, ये मुझे लगता है सिविल सर्विस में आएगा। 9वां, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT को दर्जा प्राप्त है। ठीक है, ये NGT गठित हुआ। अब ये क उच्चतम न्यायालय के समकक्ष इसको दर्जा प्राप्त है, ख उच्च न्यायालय के समकक्ष प्राप्त है, ग सिविल न्यायालय के समकक्ष प्राप्त है, घ विशिष्ट न्यायालय का दर्जा दिया गया है जिसे उच्च न्यायालय से अधिक अधिकार प्राप्त है, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसको उच्च न्यायालय के समकक्ष दर्जा प्राप्त है, यानी ख इज द करेक्ट आंसर। 18 अक्टूबर 2010 में यह स्थापित हुआ था। डेट भी याद रखना बेटा, 18 अक्टूबर 2010 में स्थापित हुआ था। ये NGT वन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात करता है। ये परामर्शदात्री समिति है। ये 20 सदस्यों की परामर्शदात्री समिति है, जिसमें 10 न्यायिक सेवा से लोग आते हैं जो रिटायर्ड रहते हैं, और 10 वैसे होते हैं जो गैर न्यायिक सेवा से रहते हैं। ठीक है, तो NGT का गठन का 20 सदस्यीय होता है, 10 न्यायिक सेवा वाले और 10 गैर न्यायिक सेवा वाले। ठीक है, नेक्स्ट 10वां प्रश्न। संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? क अनुच्छेद 12, ख अनुच्छेद 36, ग अनुच्छेद 263, घ अनुच्छेद 302, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है
अंग अनुच्छेद 12 में जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है राज्य की परिभाषा दी गई है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अनुच्छेद 36 में इसकी परिभाषा दी गई है। दोनों सही है, इसलिए अंग इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 11वें प्रश्न पर। क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है, एक इकाई है। कैसी इकाई है? क संवैधानिक इकाई, सांविधिक इकाई निकाय, ग राजकीय निकाय, घ परामर्शदात्री निकाय, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है अंग। क्षेत्रीय परिषदें जो है भारत को 6 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है, और इसमें देखेंगे ये सांविधिक इकाई है, ये बाद में शामिल किया गया है संसद के द्वारा बना करके, संवैधानिक नहीं है, इसलिए सांविधिक होगा। ख और परामर्शदात्री निकाय है, ये परामर्श देने का काम करती है, इसलिए घ भी होगा, इसलिए इसका उत्तर अंग होगा। 11 का अंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं 12वें प्रश्न पर। मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए सच्चर समिति का गठन कब किया गया था? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, सच्चर समिति हमेशा पूछा जाता है। तो ये सच्चर समिति जो है की अध्यक्षता में जो 7 सदस्यीय थी, जो मनमोहन सिंह के समय में गठित हुई थी, ये इस समिति के बारे में जो गठन का है ये कब किया गया था, ये डेट आपको बताना है। 1 अप्रैल 2005, 9 मार्च 2005, नवंबर 2006, 9 अक्टूबर 2014। अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ख 9 मार्च 2005। ठीक है, इसमें एक डेट है 9 अक्टूबर 2014 घ वाला, जो इसी से रिलेटेड है। सच्चर समिति के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित की गई थी, जो अमिताभ कुंडू समिति कहते हैं, इनके नेतृत्व में की गई थी। 9 अक्टूबर 2014 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, नेक्स्ट 13वां प्रश्न। 97वां संविधान संशोधन द्वारा किसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? क केंद्रीय सूचना आयोग, ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ग अनुसूचित जाति आयोग, घ सहकारी समितियां। अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सहकारी समितियां। 2011 में सहकारी समितियों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में शामिल करते हुए संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 97वां संविधान संशोधन है 2011, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सहकारी समितियों को एक संवैधानिक रूप में मानते हुए इनके गठन के लिए सरकार ने बहुत प्रावधान भी किए, और इसके लिए कई योजनाएं बन रही हैं। सहकारी समितियों के अंतर्गत में न केवल कृषि बल्कि अन्य चीजों को भी ला करके इसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। रजनाथन कमेटी के आने के बाद इसको और सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आते हैं 14वें प्रश्न पर। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? क अनुच्छेद 123, ख अनुच्छेद 231, ग अनुच्छेद 213, घ अनुच्छेद 321। अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ग अनुच्छेद 213। यानी कि ध्यान में रखिएगा, अगर राष्ट्रपति होता तो यहाँ पर अनुच्छेद 123 हो जाता, यानी क हो जाता।
और राज्यपाल का 213 है। याद रखना बेटा, याद करने में सुविधा होगी। 213, 1 2 3, इधर 2 1 3, ठीक है। राज्यपाल 213 और राष्ट्रपति 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। क, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। ख, राष्ट्रीय आपात के लिए सशस्त्र विद्रोह को स्थान दिया गया। ग, अनुच्छेद 20-21 को किसी भी स्थिति में अनिलंबनीय बनाया गया। घ, लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। अंग, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। चौवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। 300 क के अंतर्गत में रख दिया गया। राष्ट्रीय आपात में पहले आंतरिक गड़बड़ी का मामला था, उसको हटा करके और उस सशस्त्र विद्रोह शब्द दिए गए। 20-21 को किसी भी स्थिति में अनिलंबनीय बनाया गया, यानी तीनों 44वें संविधान संशोधन के तहत है। और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल, ये 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर 44वें के द्वारा फिर घटा करके 5 कर दिया गया, यानी घ करेक्ट नहीं है। तो इसलिए इसमें जो उत्तर 3 करेक्ट हैं, इसलिए इसका उत्तर सही होगा अंग, यानी कि एक से अधिक उत्तर सही है। अंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं 16वें प्रश्न पर। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? क, अनुच्छेद 163 सब क्लॉज 2, अनुच्छेद 163 सब क्लॉज 3, अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 3, और अंग इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 1, ठीक है। ये देखना, ध्यान में रखना बेटा, ये राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ये आ सकता है क्योंकि अभी फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला, तो ये सब प्रश्न प्रमुखता के साथ आ जाते हैं, ठीक है। 164(1) के तहत ये नियुक्ति होती है। अब आते हैं हम 17वें प्रश्न पर। सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत अंतरण की शक्ति प्राप्त है? क, अनुच्छेद 129, ख, अनुच्छेद 143 सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 137, घ, अनुच्छेद 139 क, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। अंतरण की जो शक्ति है, समझ लेना, अंतरण की शक्ति मतलब केस को ट्रांसफर करने की शक्ति। जिसको समझ में ना आ रहा है, अंतरण मतलब वही होता है बेटा। और इसका सही उत्तर है 139 क ए, यानी कि घ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 139 क के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी उच्च न्यायालय से केस ट्रांसफर करके किसी अन्य न्यायालय में भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट का किसी केस को उठा करके किसी उच्च न्यायालय में भेज सकता है। ये मैं इसलिए पूछा कि रिया चक्रवर्ती को का जो FIR दर्ज करके यहाँ किया गया था, केसेस जो है ट्रांसफर करने की बात थी, सुप्रीम कोर्ट में उसने दाखिल किया कि मैं बार बार नहीं जा पाऊंगी, इसलिए मेरा केस जो है मुंबई उच्च न्यायालय में कर दिया जाए। इसलिए 139 का इज द करेक्ट आंसर, घ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 18वां प्रश्न। लोकसभा में अतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क 160, ख 230, ग 320, घ 425, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। लोकसभा में अतारांकित प्रश्न, और इसका सही उत्तर है
18 का ख 230 प्रश्न। ठीक है, अब देखो तारांकित जो प्रश्न होते हैं वो मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, अतारांकित प्रश्न के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। इस बार प्रश्नकाल चूंकि स्थगित कर दिया गया, केवल अतारांकित प्रश्न ही दिए जा सकते हैं, उसमें भी इस बार कम कर दिया गया, 230 से घटाकर लोकसभा के लिए भी 160 कर दिया गया है। राज्यसभा में कोई एक व्यक्ति 3 प्रश्न अधिकतम पूछ सकता है और अधिकतम 160 प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा में एक व्यक्ति 5 प्रश्न पूछ सकता है और अधिकतम 230 प्रश्न को जवाब हो सकता है, लेकिन कोविड की वजह से लोकसभा में भी कर्टेल कर दिए गए हैं, 230 के बजाय 160 अभी कर दिया गया, इसलिए प्रश्न आ सकता है। 19वां प्रश्न, किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज को अपनाया गया है? क तमिलनाडु, ख केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ग इनमें से कोई नहीं। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद, बीच में एक आंचलिक परिषद भी है। ठीक है, और तमिलनाडु में 2 द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक्सेप्शनल है। 20वां प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन के पश्चात किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत चुनाव संपन्न कराए? ठीक है, क बिहार, ख उत्तर प्रदेश, ग मध्य प्रदेश, घ राजस्थान, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मई जून 1994 में, क्योंकि 93 में ये लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 से लागू था। और इस पहला जो राज्य था वो मध्य प्रदेश, मई जून 1994 में उन्होंने चुनाव कराया, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर, ग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीडीसी का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? क 101वां, ख 101वां, ग 102वां, घ 103वां, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है 102वां, ग इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अब मैं सबको कंप्लीट करूं। 100वां जो है वो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो भूमि बंटवारा हुआ था, वो 100वां संविधान संशोधन है। 101वां अगर पूछेगा तो क्या बेटा? जीएसटी, सब आप लोग जानते हो। 103वां क्या है? तो ये जो इकोनॉमिकल आधार पर जो सवर्ण वर्गों को आरक्षण दिया गया 15(6) और 16(6) के तहत, वो 103वां संविधान संशोधन। सब इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये दे दिया, आपको चारों एक्सप्लेन भी कर दिया। नेक्स्ट, 22वां, जम्मू कश्मीर किस तिथि को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त किया? अब देखो, ये बीपीएससी को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने डेट वाला दिया है। 5 अगस्त 2019, क ख 6 अगस्त 2019, ग 9 अगस्त 2019, घ 11 अगस्त 2019। और इसमें मैंने छूट गया मेरा अंगा, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक मान लेना। चलो अब बताओ इसका सही उत्तर। और इसका सही उत्तर है 5 अगस्त 2019। अभी थोड़े दिन पहले इसका 1 साल पूरा हुआ, यानी 5 अगस्त को याद रखना है। 1 वर्ष पूरे हो गए, दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गया जम्मू कश्मीर। अब उसमें बहुत सारे विकास के कार्य अब किए जा रहे हैं, वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं उसको लेकर के आगे आऊंगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है? क
1/4, ख 1/6, ग 1/8, घ 1/10। अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ख 1/6। और जमानत की जो राशि होती है वो भी जान लो कितनी होती है, वो है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये जो है वो जमानत की राशि होती है। ठीक है, अब हम आते हैं 24वें प्रश्न पर। राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? क 2, ख 12, ग 14, घ 18, घ इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। अब देखिए, ये हड़बड़ाहट में गलतियां होती हैं, ध्यान में रखना बेटा। ये मैंने पूछा संसद में कुल कितने, तो इसमें लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, यानी कुल मिलाकर के 14। आप लोग कहीं दिमाग में कोई रख लेते हो लोकसभा तो 2 मार देते हो, किसी का राज्यसभा दिमाग में गया तो 12 मार देता है। यानी यहाँ पे 14। थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन था, हल्का था, लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाता। ध्यान में रखिएगा, हड़बड़ाहट में गलतियां होती हैं, ये नहीं होना चाहिए। लोकसभा में 2 अनुच्छेद 331 के तहत ये अधिकार प्राप्त है, और राज्यसभा में 12 ये अनुच्छेद 80 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में करता है। ठीक, नेक्स्ट 25वां प्रश्न। बिहार के लोकायुक्त वर्तमान में कौन है? क पिनाकी चंद्र घोष, ख श्याम किशोर शर्मा, ग रामकिशोर सिंह, घ शरद कुमार। अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है श्याम किशोर शर्मा। ख इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लोकपाल, अगर भारत का लोकपाल पहला कौन नियुक्त हुए हैं तो वो है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, मैंने इसीलिए पहला चॉइस दिया कि आप कहीं लोकपाल को कंफ्यूज करके लोक पिनाकी चंद्र घोष मार दें। ठीक है, नेक्स्ट 26। भारत सरकार के किस अधिकारी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है? क सीएजी, ख महान्यायवादी, ग संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, घ मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है अटॉर्नी जनरल। यहाँ महान्यायवादी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। जब इच्छा होगी राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं, यानी सरकार जब चाहेगी उनको हटा देगी। बाकी लोगों का कार्यकाल 6 वर्ष है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं 27वां प्रश्न। यदि किसी विधेयक पर गतिरोध हो तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं क लोकसभा अध्यक्ष, ख राज्यसभा के सभापति, ग राष्ट्रपति, घ दोनों सदनों का वरिष्ठतम सदस्य। अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है क लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये बुलाई जाती है बैठक राष्ट्रपति के आह्वान पर, वो राष्ट्रपति उसको बुलाते हैं संयुक्त बैठक, लेकिन
अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान में रखिए 27वां। अब आते हैं 28वां प्रश्न। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? क, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ख, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ठीक है। ग, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। घ, दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अंग, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है अंग, ठीक है। इसमें संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, यानी ख भी सही है, ठीक है। वो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, और राज्यों की विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, उपराष्ट्रपति में लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति में नहीं लेते हैं। यानी ख और ग दोनों सही था, अंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं 29वें प्रश्न पर। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसे अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है 1 महीना। क इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? क, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 109। प्रश्न क्या पूछा, ध्यान में रखिए। आपने धन विधेयक देखा और कुछ लोगों ने 110 मार दिया, ये सही नहीं है। ऑलवेज ध्यान में रखिएगा, धन विधेयक कहते किसको, इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। लेकिन अगर पूछा पारित करने की प्रक्रिया तो वो 109 के तहत दी गई है, ठीक है। ये रहा मेरा बेटा 30 प्रश्न। ये थोड़े मैंने स्तरीय दिए हैं, इसलिए कोई स्कोर से मत करना, सीखने के लिए आए हो। इसमें हम लोग को सीखना है और इसमें और अच्छे करने की कोशिश करनी है ताकि आप लोग को बीपीएससी में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। इसमें स्कोर मैं कितना कर रहा हूँ इस पर बहुत ठीक है, अच्छी बात है, और ज़्यादा स्कोर करें ये तो प्रयास करना ही है। लेकिन इससे घबराना नहीं कि मैं स्कोर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सीखने के लिए। हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर मैं किसी तरह से इन सब प्रश्नों को पूछूं तो वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी से हम यही तैयारी करा रहे हैं और कल हम करंट अफेयर्स के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे, आप लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत आनंद आएगा। इस पे मुझे भी आनंद आ रहा है आप लोग के साथ ये करने में, तो आपको भी जरूर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आपका।